हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको एमएससी का फिज़िक्स का कोर्स है, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स लगी हुई है। तो मैं उसका फर्स्ट टॉपिक कांस्टेंट पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। तो कांस्टेंट्स क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई भी फ्रीली पार्टिकल है, ठीक है, तो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। अब वो पार्टिकल 3 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, एक्स वाई जेड। मतलब इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 3। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पार्टिकल को, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में क्या कर दूँ, रेस्ट्रिक्ट, कि उस डायरेक्शन में जाने ना दूँ, तो आप इसके पास ये कितने डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक्स में रोक दिया इसे, तो कितने डायरेक्शन में जा सकता है, वाई और जेड, 2 डायरेक्शन में। तो यही जो है आपके मोशन में जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। इस कांस्टेंट को लगाने से क्या है कि आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, जो मोशन को डिफाइन करते हैं, जैसे वाई और जेड होगा आपका भी, तो वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। और जितने आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ये जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है रिड्यूस हो जाएं, उतने ही क्या है, सिस्टम को डिफाइन कर पाना ईजी होता है। क्योंकि जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स उतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने मोशन को स्टडी करना होता है, तो हम जितना इजी कर सकें उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है। तो हम कांस्टेंट वर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं। तो लिखा भी है कि ऑफर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड बाय वन और मोर कंडीशन। ठीक है। द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड कांस्टेंट एंड द मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन। ठीक है। अब ये जो, जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, डिफाइन करने वाले, लेकिन अब मैंने रिड्यूस कर दिया ना। मिनिमम नंबर, जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रहते हैं जो कि सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब जो है आपका फर्स्ट कांस्टेंट है होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है ना, कि सीधी सी अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन, ऐसा कांस्टेंट की कंडीशन लिखनी जिसे हम इक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, दिस इक्वल्स टू 0 को, पूरी इक्वेशन को। ठीक है। मतलब इक्वालिटी वाली इक्वेशन। वैसे समझते हैं क्या है कि द कांस्टेंट लिमिट द मोशन ऑफ अ सिस्टम एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है तो कांस्टेंट ये लिमिटेशन, लेकिन लिमिटेशन किस टाइप की लगती है, कि मान लो फर्स्ट केस है कि आपका पार्टिकल जो है वो किस पे मूव कर रहा है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। मतलब ये सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस पे। ठीक है। वैसे देखा जाए तो सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल होने के कारण एक पार्टिकल जहाँ भी होगा उसके पास एक दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होते हैं, आर एंड थीटा। पढ़े है ना। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स और प्लेन, तो फिर आर एंड थीटा। लेकिन अब वो अगर सर्कमफ्रेंस पर ही मूव करता है, मतलब यहाँ यहाँ ही मूव करता है, तो आपकी एक चीज़ कांस्टेंट है, क्या, आर। आर कांस्टेंट है, हालांकि थीटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या कहा, कांस्टेंट क्या, आर। वरना दो कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन अब इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट इनफ है, जो कि क्या है, थीटा। तो मैं क्या बोलूँगी कि पोजीशन वेक्टर आर क्या बोलता है, कि जिस पोजीशन पे होता है ना, पोजीशन क्या है, ए, रेडियस के बराबर ही है ना। तो इस ए पे क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। इक्वालिटी के फॉर्म में आ गई, तो ये कैसा होता है, होलोनोमिक कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं स्फेयर की बात करूँ, तो स्फेयर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है। वहाँ पर भी क्या होता है, स्फेयर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर, थीटा, फाई। ठीक है। लेकिन जब स्फीयर पे अगर पार्टिकल मूव करता रहे तो उसका रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब एक्स वाई जेड आर के बराबर होंगे। ठीक है। तो डिफाइन कौन से कोऑर्डिनेट्स करेंगे, थीटा एंड फाई। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2। और जो कांस्टेंट है वो किस पे लग रहा है, रेडियस के कारण लग रहा है। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ही क्या होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर कितने आए, 1, एक। और यहाँ पर कितना आया, 2। क्या है, थीटा एंड फाई। और यहाँ क्या आया, थीटा, क्योंकि आर आर के कांस्टेंट। ये होलोनोमिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। ठीक है। तो आप अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, लिख सकते हो। सपोज द कांस्टेंट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इफ द कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ r1 r2 so on up to t equals to 0, then they are called holonomic constants. सिमिलरली आपका नेक्स्ट है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। इसका ऑपोजिट, कि अगर इक्वेशन के फॉर्म में ना लिख पाए,
नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो क्या होते हैं नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। इसका एग्जांपल ये है कि अगर स्फीयर पे कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, सरफेस पे मान लो रख दिया आपने कोई चीज़ स्फीयर के, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगी, वो खिसक के नीचे गिरेगी, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो पहले तो जब सरफेस पे थी तो उसका पोजीशन जो थी वो सेंटर से क्या थी, जो मान लो रेडियस ए है तो पोजीशन क्या है, ए के बराबर ही है। लेकिन इस सरफेस से जब वो नीचे गिरी तो पोजीशन क्या है, बढ़ती गई, रेडियस तो ए यहीं रह गया, ठीक है। मतलब आर क्या पोजीशन क्या है, या तो रेडियस के बराबर होगी या रेडियस से ज़्यादा हो सकती है। और ये इक्वेशन कैसी है, इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, इसलिए कांस्टेंट कैसा है, नॉन होलोनोमिक। सिमिलरली अगर गैस मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल लूँ, मान लो आपने एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स रखे हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ, या तो वो उसकी लेंथ के बराबर उसके कॉर्नर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, आर इक्वल्स टू ए, या उसके कम अंदर की तरफ जा सकते हैं ना, है ना, या तो वो पूरे बॉक्स के इधर होंगे या इधर होंगे। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है, या तो इस ए के बराबर रह रहा है या ए से कम हो जा रहा है। तो कंडीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर या तो बराबर या तो कम दैट ए, है ना। ये इक्वेशन में कैसे बनी, इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये कांस्टेंट कैसा है आपका, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। हालांकि हम आपके नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट में जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो घटते ही नहीं हैं, ठीक है। मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स वैसे के वैसे रहते हैं। इससे क्या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमें क्या चाहिए होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, इसलिए हम होलोनोमिक कांस्टेंट्स का यूज़ करते हैं, ना कि नॉन होलोनोमिक, ठीक है। नेक्स्ट हैं आपके इसके बेसिस पर ही 6 नेक्स्ट 4 जो हैं आपके, फर्स्ट रियोनोमस कांस्टेंट, फिर स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, जो इक्वेशंस लिख रहे हैं उसमें अगर टाइम एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट हो, एक्सप्लिसिट का मतलब है डायरेक्ट, तो वही कांस्टेंट कैसा होता है, रियोनोमस, ठीक है। डायरेक्ट प्रेजेंट का मतलब है कि मान लो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, मतलब टी प्रेजेंट है डायरेक्ट। अब स्क्लेरोनोमस का मतलब होता है कि टाइम डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्रेजेंट है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन है, मतलब इम्प्लिसिटली है, मतलब कुछ टाइम ऐसे प्रेजेंट होगा। इक्वेशन में डॉट एज अ डेरिवेटिव है ना, डी एक्स अपॉन डी टी है ना, टाइम तो प्रेजेंट है लेकिन इनडायरेक्ट, तो वो कैसे होते हैं, स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है और कांस्टेंट फोर्स डू नॉट डू एनी वर्क। सिमिलरली डिसिपेटिव में क्या होता है, एनर्जी लूज हो रही होती है ना, ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स डू वर्क एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि एनर्जी क्या है रिलीज हो रही होती है। थैंक यू।